क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं मरियम नईम। डॉन, गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड जैसे अल्फाज जब आपके जहन में आते हैं तो कई ऐसी बदनाम ज़माना शख्सियात के नाम भी आपके जहन में आते होंगे। अभी रिसेंटली एक केस हुआ अमीर बालाज का, जो कि कत्ल कर दिया गया। इस केस में नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस शो में। इसके अलावा इन शख्सियात के साथ कुछ ऐसी शख्सियात का नाम भी लिया जाता है जो ग्लैमर और सितारों की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका क्या ताल्लुक़ है अंडरवर्ल्ड की दुनिया से, ये भी जानेंगे। इसके अलावा मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन है जानना कि पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड का वजूद भी मौजूद है। कैसे और क्यों? हमारे साथ मौजूद है समाज टीवी लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये अंडरवर्ल्ड का वजूद जो है ये किस तरह से पाकिस्तान में है, और इसके अलावा अमीर बलाज कत्ल केस में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो नए सस्पेक्ट बताए गए थे, उनके बारे में क्या तहकीकात हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा अमीर बलाज जो कत्ल केस है, इसकी जो नई डेवलपमेंट्स आई हैं उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक तस्हीह करना चाहता हूँ। एक साबका इंटरव्यू में जो है वो हमने ये बताया कि अमीर बालाज जो हैं वो टीबू ट्रक्का माला के इकलौते बेटे थे। ऐसा नहीं है, उनके दो भाई और भी हैं, उनसे छोटे हैं, अमीर फ़तेह और अमीर मसब। और मसब जो हैं, मसब की ही मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, वो वकील है। हाँ जी। और अमीर बालाज जो हैं उनके कत्ल के केस की जिस वक्त हम बात कर रहे हैं अब तक की डेवलपमेंट ये है कि वो जो कातिल है, मुबैना कातिल, जो मौके पे जो है वो भी मार दिया गया था, उसका जो नादरा से रिकॉर्ड अभी तक मिला है इन्वेस्टिगेशन को, उसका नाम मुजफ्फर हुसैन है। उसका ताल्लुक़ शेखुपुरा से है, उसकी 4 शादियां हैं, और वो जो है ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट जो है, जो नामजद मुल्ज़म है इस मुकदमे के, 22 साल से उनका पर्सनल मालशिया था, 22 साल से। और इन्वेस्टिगेशन से अभी जो ज़राए से हमें मालूम हुआ है अभी तक, कत्ल से एक रोज़ कबल ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट, जिन पर माजी में भी इस ख़ानदान के होने वाले मुख्तलिफ़ कत्लों के मुकदमा दर्ज किए जाते रहे मगर वो उसमें क्लियर हुए, इस मरतबा जो है जो नामजद मुल्ज़मान है इस मुकदमे के, वो ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट हैं और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट हैं। तो बताया यह जा रहा है कि एक रोज़ कबल इस कत्ल से ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट जो है वो कराची से फ़्लाइट लेकर दुबई पहुँचे, जबकि ये कातिल जो है मुजफ्फर हुसैन ये कराची से लाहौर पहुँचा। और एक दिन पहले ही उसने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और एक सिम निकलवाई, और वो सिम जो है कराची की एक खातून लतीफ़ा बीबी के नाम है, जो मुबैना तौर पर उनकी चौथी बीवी भी बताई जाती है, या उनके ससुराल में से किसी औरत का ये नाम है। और अब तक मेरे ख्याल में इनकी 1 या 2 बीवियों को भी हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि मुजफ्फर हुसैन जो है वो ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट का 22 साल से मुलाजिम था, और अब जो है जाहिर है कि वो कड़ियाँ उससे मिलना शुरू हुई हैं। और जहाँ तक दूसरा जो नामजद मुल्ज़म है ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट, वो कत्ल के रोज़ लाहौर में ही मौजूद थे, और अब तक जो है उनके घर पर और उनके मुख्तलिफ डेरों पर जो है वो रेड किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। इसी तरह से जो है वो तीफी बट की तलाश शुरू कर दी गई है, और बाकी जो है 4 नामालूम मुल्ज़म जो उसमें लिखवाए गए हैं उनके हवाले से भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस ख़ानदानी दुश्मनी की जो एक हिस्ट्री है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले वो जो आपने अंडरवर्ल्ड का जिक्र किया। जी सर, इसके बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में अंडरवर्ल्ड का क्या वजूद है और किस तरह से है। यहाँ पे अगर अंडरवर्ल्ड की बात करूं तो अंडरवर्ल्ड अब जो है मुख्तलिफ जो है वो लैंड माफियाज और बुक माफियाज, जुआ माफिया और टारगेट किलर्स, इन पर मबनी ग्रोज जो हैं वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान और दुबई और मुंबई के अंडरवर्ल्ड की, तो उसमें मैं आपको एक वाकया में आपके गोशगुजार करता हूँ, और इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को जो है वो सजा हो जाती है एक केस में, वहाँ पे कुछ हादसात होते हैं,
जिनसे संजय दत्त को जोड़ा जाता है, और उन हादसात का जिम्मेदार जो है एक अंडरवर्ल्ड डॉन को करार दिया जाता है, और संजय दत्त के उस अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रवाबत जो है उस पर सजा दी जाती है। अच्छा, वो रवाबत क्या थे? अंडरवर्ल्ड डॉन्स, मुख्तलिफ जो डॉन्स हैं, मुंबई के डॉन्स हैं या दुबई के डॉन्स हैं या पाकिस्तान के डॉन्स हैं, मैं अभी नाम भी लूंगा। पाकिस्तान की किस किस सेलिब्रिटीज को बड़ा शौक था, बड़ी ख्वाहिश होती थी जब वो कराची से लाहौर आते थे या दूसरे शहरों से लाहौर आते थे या कराची जाते थे, तो यहाँ के जो डॉन्स थे उस वक्त के, उनके साथ जो है ना एक रवाबत रखने का, एक ताल्लुक रखने का, एक दोस्ती रखने का, बावजूद इसके कि कोई इस तरह के शवाहिद कभी भी नहीं है, इस तरह के केसेस कभी भी सामने नहीं आए कि वो जो सेलिब्रिटीज हैं वो कभी इनसे कोई अपना कोई नेगेटिविटी के सेंस में कोई काम लेते होंगे या इस तरह की कभी ख्वाहिश का इजहार कर, एक दोस्ती रखने का, क्योंकि वो अपनी फिल्मों में मुख्तलिफ डॉन के जो है वो करेक्टर करते हैं, रोल करते हैं, विलन का रोल करते हैं, तो वो एक मुशाबत जो है वो उनको अट्रैक्ट करती है तो अपनी तरफ, ग्लैमरस समझते हैं एग्जैक्टली। और वो जो है संजय दत्त का मैं आपसे वाकया शेयर करता हूं। ये दौर है 91-2 का। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का जो है वो इश्क अरूज पे है और शादी होने को है, और खलनायक फिल्म जो है वो दोनों उसकी शूटिंग्स कर रहे हैं, और उससे थोड़ा सा कबल एक और फिल्म जो है वो शुरू होती है, उसका नाम है साजन। साजन में भी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित जो है इनका पेयर है और सलमान खान साथ है। और अब आप सोचेंगे कि एक ही साल में शुरू होने वाली दो फिल्में और दोनों में ही संजय दत्त ही है और उधर जो है वो माधुरी दीक्षित ही क्यों है। ये बिल्कुल सिमिलरिटी इसी तरह से है कि जैसे शोएब मलिक जो है यहां पर अक्सर शोज में शिरकत के लिए वो शर्त रखते थे कि सना जावेद अगर साथ होंगी शो में, चाहे वो गेम शो हो, चाहे वो कोई जो है वो कॉमेडी शो हो, चाहे वो कोई एंटरटेनमेंट शो हो, तो वो एक शर्त होती थी उनकी। ये खबर हम ब्रेक भी कर चुके हैं कि वो शर्त रखते थे कि सना जावेद अगर होंगी तो मैं शो में आऊंगा। यहां तक कि हमारे चैनल के एक शो के लिए जब उनसे राब्ता किया गया तो यहां भी उन्होंने ये शर्त रखी। अच्छा। तो अब ये है कि इसी तरह संजय दत्त की ये शर्त होती थी कि मैं एक शर्त पे फिल्म साइन करूंगा अगर हीरोइन का रोल जो है वो माधुरी दीक्षित करे। अच्छा। ये वो दौर है जब मुंबई में जो है कुछ हादसात होते हैं, उसमें जो है वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम आ जाता है। अब संजय दत्त जो है उनको गन्स रखने का बड़ा शौक है, गन्स कलेक्शन इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। वो जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, संजय दत्त को एक गन उन्होंने गिफ्ट कर रखी होती है। अच्छा। गन जो है वो उसका लाइसेंस संजय दत्त के पास नहीं है, जाहिर है वो उस डॉन के पास ही है। वो नहीं, वो लाइसेंस है ही नहीं। अच्छा। वो इलीगल जो एक आर्म्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो गन वो थी, और वो गन अभी इंडिया में नई नई आई थी। संजय दत्त को वो गन गिफ्ट कर दी जाती है। अब जब ये वाकयात होते हैं और उस डॉन और उसके इर्द गिर्द जितने लोग थे उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होता है और रेड किए जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कनेक्शन संजय दत्त का मिलता है कि संजय दत्त को उस डॉन ने एक गन गिफ्ट की थी। जब संजय दत्त को यह मालूम होता है, और इनके वालिद सुनील दत्त जिंदा थे और वो बड़े असर और रसूख रखने वाले जो है वो एक शख्सियत थी, फिल्म के अलावा वो पॉलिटिक्स करते थे और उनका बड़ा एक नेटवर्क था। इनको मुतलका पुलिस से ये इतला मिल जाती है कि इन पे रेड किया जाएगा और वो गन इनसे प्रोड्यूस की जाएगी, और अगर वो गन पकड़ी जाती है तो इनको सजा हो जाएगी। अब एक फिल्मी अंदाज में संजय दत्त वो गन अपनी गाड़ी में छुपाते हैं और अपनी सिस्टर के साथ एक लोहार की भट्टी पर चले जाते हैं जिसका नाम रूसी मुल्ला है। अच्छा। रूसी मुल्ला की भट्टी पर जाते हैं एक दोस्त की वसातत से, और वो गन जो है उस भट्टी में पिघला देते हैं। गन पिघल जाती है और उसका बिल्कुल जो है वो गन का वजूद खत्म हो जाता है, मेल्ट हो जाती है। अब ये वहां से आ जाते हैं, मगर जब रेड होता है तो कड़ियां मिलते मिलते पुलिस उस भट्टी तक भी पहुंच जाती है जहां पे पिघलाई है, जहां पे वो गन मेल्ट की जाए। अब वो तो राख बन चुकी है, राख तो कोई सबूत नहीं है, मगर उस राख से एक स्प्रिंग निकल आता है जो उस गन का स्प्रिंग है। क्योंकि बाकी गन जो है उसका मटेरियल वो तो आग से मेल्ट हो गया, मगर ये जो लोहे का स्प्रिंग था ये मेल्ट नहीं हुआ, वहीं पे रह गया। इस स्प्रिंग से संजय दत्त जो है वो पकड़े जाते हैं। उसके बाद फिर संजय दत्त को सजा होती है। जब सजा होती है, यहाँ पे ये बताइएगा वो डॉन कौन है? वो डॉन जो है जाहिर है दाऊद इब्राहिम। अच्छा, ठीक है। वो डॉन जो है, और वो जो है उसमें कोई दाऊद इब्राहिम जो है उन्होंने को संजय दत्त को थोड़ा ही कन्विंस किया कुछ करने के लिए
वो तो उनका शौक था। जब वो दाऊद इब्राहिम दुबई में होते थे तो ये पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, अदिता पंजोली से लेके, सलमान खान से लेके, संजय दत्त से लेके, और जितने वहां पे इनके जो विलन रोल करने वाले, सबकी ख्वाहिश होती थी उनसे मिलना, और उनसे मिलने के लिए वो जाते थे, उनके साथ फोटो बनाते थे, उनके साथ खाना खाते थे। ये तो एक ख्वाहिश थी बॉलीवुड पूरी इंडस्ट्री की। और एक वो जो फिल्मों में एक हीरो का और विलन का रोल करने वाले कैरेक्टर थे, वो अपने अपने एक अंदाज में उनको आइडलाइज करते थे। अच्छा। अब जो है मामला आ जाता है माधुरी दीक्षित, इश्क अरूज पे, और शादी और अहदो पैमा। तो शिवसेना जो है वो माधुरी दीक्षित को रोक देती है कि आप जेल में संजय दत्त को ना तो मुलाकात करने जाएंगे उनसे, और ना ही उनसे राब्ता रखेंगे। सिर्फ एक मुलाकात माधुरी दीक्षित संजय दत्त अपने एक फियांसी से कह लें, अपने आशिक से कह लें, माशूक से कह लें, करने के लिए जाती हैं जेल में। उसके बाद उन्हें रोक दिया जाता है, उन पर प्रेशर आ जाता है, और वो फिर उस प्रेशर को झेल नहीं पाती, तो फिर वो इश्क मोहब्बत वो पीछे चला जाता है, और वो खौफ के साए और वो एक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और वो फिर राब्ता ख़त्म कर देती हैं और अपने रास्ते जुदा कर लेती हैं। और मुतअद्दिद बार उस केस में संजय दत्त की जो है वो ज़मानत होती है, सज़ा होती है, और आखिरी मरतबा फिर उनको 6 साल सज़ा होती है, जिसमें जो है वो उसके बाद उनको सज़ा पूरी हो जाती है और बरी कर दिया जाता है। इसी तरह से शुएब खान एक किरदार कराची में पैदा हुआ। शुएब खान जो है वो एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन था जो मुख्तलिफ बुक माफिया से और जुआ माफिया से भत्ता लेता था। यानी कि शुएब खान क्रिमिनल्स का एक समझ लें कि उनसे भत्ता वसूल करने वाला डॉन था। और शुएब खान जो है उसने असलम नाथा, एक बहुत बड़ा बुकी था कराची में, जिसको मर्डर किया, जिसके बाद उसका बहुत बड़ा नाम हो गया शुएब खान का। और असलम नाथा ने फिल्म स्टार रूबी नियाजी से शादी की थी। रूबी नियाजी का वो शोहर था असलम नाथा। और ये जो है बहुत बड़ी एक कराची में एक बुक थी इनकी, और मुख्तलिफ नौयत का जो जुआ है, जिसमें बहुत सी टर्में हैं, जैसे ये जो ताश का जुआ है, जैसे एक कमसई कहते हैं, मटके का जुआ है, एक वो दाने फेंकने वाला, और इस तरह के मुख्तलिफ एक कसीनो नुमा एक उनका अड्डा था जहां पे वो ये सारा काम करता था असलम नाथा। अब शुएब खान ने वो मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद शुएब खान को कराची छोड़ना पड़ा। और शुएब खान जो हैं उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज के भाई मेजर रिटायर्ड तारक के साथ, मरहूम के साथ, और वही उनको लेके आए लाहौर। अब लाहौर वो मफरूरी काट रहे हैं। जब शुएब खान लाहौर मफरूरी काटते हैं तो पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम के घर पे भी फायरिंग कर देते हैं। अब वसीम अकरम के घर में फायरिंग करने की जो मेरे पास वजह वो ये है कि उन्होंने कहीं वसीम अकरम को फोन किया, तो वसीम अकरम उन्हें नहीं जानते होंगे, जाहिर है कि वो तो क्रिकेटर हैं, तो वो नहीं पहचाने, नहीं सही से बात की, वो नहीं जानते थे। तो इस गुस्से में जब वो लाहौर में मफरूरी काट रहे थे, तो उन्होंने शुएब खान ने वसीम अकरम के घर पे माल्टॉन में फायरिंग कर दी। खैर उसका नामालूम अफराद पे कोई FIR भी हुई, खैर बात आई गई हो गई। इसके बाद जो है ना इसी तरह से अच्छा फिर वो यहां से अरेस्ट हुए। शुएब खान लाहौर से जोहर टाउन में अल्लाह चौक के पास उन्होंने पनाह ले रखी थी, और यहां से क्रिकेट खेलते हुए वो अरेस्ट हुआ। कराची पुलिस लेके गई और फिर जेल के अंदर ही उसकी डेथ हो गई पूरी सरार तौर पे। और उसके लवाकिन ने ये इल्ज़ाम भी लगाया उसकी अहलिया ने कि उसे कोई इंजेक्शन लगाया गया जहर का, या जैसे भी हुआ। आतिफ चौधरी जो है वो लाहौर से ताल्लुक था, ग्वालमंडी से, जहाँ ये अमीर बालाज का इलाका है और तीफी भट्ट का ये इलाका रहा है ग्वालमंडी। आतिफ चौधरी का भी इस तरह से वो खवातीन के साथ बहुत ज़्यादा एक दोस्तियां भी रहीं, मगर एक वाकया जो एक बड़ी सेलिब्रिटी के साथ उन्होंने किया। आतिफ चौधरी उस वक्त मफरूरी काट रहा था इलाका गैर में, तो यहाँ किसी फिल्म साज का गालबन रीमा खान से को फटा हो गया। अच्छा। उसका फिल्म साज का राब्ता आतिफ चौधरी से था। आतिफ चौधरी जो है वो दुराने मफरूरी ही इलाका गैर से लाहौर आया, इकबाल टाउन जीनत ब्लॉक वाले घर पे, जहां पे रीमा अपनी वालदा सैया बेगम और अपनी पूरी फैमिली वालिद के साथ, बहनों के साथ रिहाइश पजीर थी। आतिफ चौधरी ने उस घर पे आके फायरिंग कर दी, उनके घर पे। ठीक है।
ये वाकया हुआ। उसके बाद खैर रीमा खान की जो है वो उस फिल्म साज के साथ सुलह करवा दी गई, मगर आतिफ चौधरी जो है वो दोबारा से फरार हो गया और उसके बाद वो पेशावर से गिरफ्तार हुआ, मुख्तलिफ केसेस में और मुख्तलिफ कत्लों में नामजद था। तो दौरान तफ्तीश कहीं ना कहीं आतिफ चौधरी ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि रीमा के घर पे जो फायरिंग हुई थी वो आतिफ चौधरी ने की थी, और उसके बाद वो इनकाउंटर हुआ लैंग्वेज सेंटर जो है वो चौक चौबुर्जी के करीब, वहां पे उनका वो मर्डर कर दिया। अरशद अमीन चौधरी अक्सर औकात लाहौर थिएटर में जो है वो अपने गनमैन्स के साथ वो साहब आते थे और वहां से जबरदस्ती एक अदाकारा को साथ ले जाया करते थे, जबरदस्ती। ये वाकयात जो है वो पूरे जो कोलीग्स हैं उस अदाकारा के वो विटनेस हैं। आज भी उनमें उनका नाम जो है वो मैं नहीं लेना चाहूंगा, उसकी एक वजह है कि अभी वो फील्ड छोड़ चुकी है, उनका एक घर बस चुका है और जो है एक वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है ज़वाजी। मगर ये है कि उनके जितने कोलीग्स हैं इस वक्त उनमें से बहुत से मुख्तलिफ चैनल्स पे कॉमेडी शोज़ कर रहे हैं, सबको पता है इस मामले का। एक किरदार मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, हमीदा करोड़पति। हमीदा करोड़पति जो है ये पुरानी अनारकली जैन मंदिर के करीब एक नजम होटल से गिरफ्तार हुआ था। ये शख्स ये डकैत था, इनफैक्ट डकैत था। इसके पीछे जो है अंडरवर्ल्ड का कोई धड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन ये डकैती करता था। और जब ये अरेस्ट हुआ, उमर विर्क जो उस वक्त सीआईए के इंस्पेक्टर थे, बाद में एसपी हुए, फिर डिमोट भी हुए, उमर विर्क ने तफ्तीश की थी इस केस की। हमीदा करोड़पति ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो जो गोल्ड लूटता था मुख्तलिफ घरों से और खवातीन से डकैती के दौरान, वो सिर्फ शोबिस की अदाकाराओं को गिफ्ट करता था। अच्छा। उसमें 3-4 नाम थे, लेकिन मुझे 2 नाम याद रह गए। अदाकारा सना उसमें इन्वेस्टिगेट हुई थी। अच्छा। और एक अदाकारा सोनिया थी, और ये फिल्म स्टार सना की बात कर रहा हूं। ये इन्वेस्टिगेट हुई थी, इनको बुलाया गया था सीआईए, और उसने इंकशाफ किया था दौरान तफ्तीश के इन अदाकाराओं को वो लूटा हुआ सोना जो है वो देता था। अब देखिए यहां पे एक अमर ये है कि जब ये अदाकाराएं वो उससे वो तहाइफ ले रही थी, उस वक्त खुद से उन्होंने ये कोशिश नहीं की जानने की। मे बी कहीं ना कहीं इन अदाकाराओं को ये मालूम ना हो कि ये डकैती का माल था और इस तरह लूटा हुआ माल था। तो ये किरदार हुआ। इसके बाद मैंने आपको संजय दत्त की सारी कहानी जो है वो पहले बयान कर दी है। अब जो है आ जाते हैं दुश्मनियां जो हैं। एग्जैक्टली सर, ये जो खानदानी दुश्मनी एक विरासत में मिल चुकी हुई है। अब यही अमीर बलाच का जो केस है, पहले दादा फिर बाप और अब बेटा, तो ये खानदानी दुश्मनियां जो विरासत में मिल गई हैं, नस्ल खत्म करती जा रही हैं, लेकिन ये दुश्मनियां खत्म नहीं हो रही हैं। मैं ये जो आपने ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस वक्त रेलिवेंसी है इसकी। ये जो दुश्मनी है ट्रकामाला खानदान और ख्वाजा तारीफ गुलशन और स्टीफी भट्ट एंड गोगी भट्ट, और ये इन ग्रुपों की जो दुश्मनी है, इसकी मैं एक तफसील आपको बताता हूं अमीर बलाच के केस के साथ ही। इसी तरह लाहौर की जो बड़ी दुश्मनियां हैं, उनमें जो है वो शेख असगर, शेख रोहेल असगर के वालिद, अच्छा, और मियां मिराजुद्दीन उर्फ माजा सिख, जो मियां इखलाक गुड्डू के वालिद थे, इनकी दुश्मनियां थी। अब यहां पे एक अमर जो है वो बड़ा ही तशवीशनाक और अफसोसनाक है। वो ये कि कभी हमारी पुलिस ने, हमारे इदारों ने, हमारी हुकूमतों ने अंडरवर्ल्ड, क्रिमिनल्स और खानदानी दुश्मनियों को इनमें तफरीक नहीं की। इनको हमेशा से एक आंख से देखा, इनको हमेशा से मिक्स करके रखा। देखिए ये जो मैंने अब 2 खानदानों का जिक्र किया है, इनको हम क्रिमिनल नहीं कह सकते, इनको हम जुराइम पेशा नहीं कह सकते। शेख रोहेल असगर खानदान, उनके वालिद शेख असगर, मियां मिराजुद्दीन खानदान, माजा सिख और मियां इखलाक गुड्डू खानदान, इनको हम क्रिमिनल्स नहीं कह सकते। ये ना तो उजरती कातिल हैं, ना ये लैंड माफिया है, ना ये भत्ता माफिया है। सिर्फ इनकी खानदानी दुश्मनी किसी वजह से एक छोटी सी लड़ाई से शुरू हुई, जिसके बाद दोनों खानदानों के दर्जनों लोग कत्ल हो गए। इसमें शेख रोहेल असगर के वालिद शेख असगर भी कत्ल हुए। इसमें जो है इनके भाई जो हैं, ये सेंटर पॉइंट पे इनके भाई भी कत्ल हुए शेख रोहेल असगर के।
उधर से जो है वो माजा सिख जो हैं वो, उनके भाई के बेटे, दर्जनों कत्ल हुए। मगर कभी भी हमें इस तरह की कोई खबर, इस तरह की कोई एफर्ट, इस तरह की कोई कोशिश देखने में नहीं मिली कि इन दोनों खानदानों को एक जगह बिठा के इनमें सुलह करवा दी जाए।